हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकांक्षा मिश्रा। वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल इंटीग्रेटेड फोकस। आज हम देखने जा रहे हैं स्पेशल ऑडिट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ऑडिटिंग। लेट से मतलब कि मान लो हम ऑडिटर हैं, हम अपने कॉलेज में जा रहे हैं अपना ऑडिटिंग करने। तो अब जब हम ऑडिट करेंगे तो हम देखेंगे कि स्पेशल ऑडिट में सबसे पहले तो 3 चीज़ें हमें देखनी है कि जो भी एक्ट है, रूल्स रेगुलेशन है, वहाँ का चार्टर है, वो उसे हम देखेंगे ताकि हमें पता चले वहाँ पे कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, उसका अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है और मिनट बुक कैसा है। मिनट बुक देखने से हमें ये पता चलता है कि जो भी स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किए गए हैं, क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं, तो उससे पता चलेगा कि जो हमारी अकाउंटेंसी पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं डिसीजन। तो इसलिए ये तीनों चीज़ों को वाउच करना मतलब एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की इनकम क्या है। इनकम सबसे मेजर रिवेन्यू है फ़ीस। फ़ीस जो है एडमिशन फ़ीस हो गई, एग्जामिनेशन फ़ीस हो गई, लेबोरेटरी फ़ीस हो गई, लाइब्रेरी फ़ीस हो गई, बहुत सारी फ़ीस होती हैं। वो सारी फ़ीस जब कलेक्ट की जाती हैं उसमें चांसेस हैं कि कुछ लोगों ने पे की हो एडवांस में, कुछ लोगों ने ना पे की हो और कुछ लोगों को एग्जेम्पशन दी गई हो, वीकर सेक्शन को जिसे दिया जाता है, या फिर किसी घर से 2-3 बच्चे आ रहे हैं तो उस केस में भी जो है हर कॉलेज का अपना अपना रूल होता है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाना चाहिए, किसी बच्चे को फीस जो है देना पड़े, किसी को नहीं। तो ऐसा मतलब उसे अच्छी तरीके से हमें वाउच करना है, स्टूडेंट की रजिस्टर से मैच करके, फ़ीस रिसिप्ट बुक से मैच करके, और ये भी देखना है कि उसे मतलब एडजस्ट किया जा रहा है कि नहीं। मान लो एडवांस में पेमेंट किया है तो उसे भी एडजस्ट करना है। अनपेड है तो मान लो नहीं, चांसेस हैं कि वो नहीं मिले, बैड एंड डाउटफुल हो गया तो उसका जो है राइट ऑफ किया गया है कि नहीं। ऑडिटर ये सारी चीज़ें चेक करेगा। अब इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फ़ीस के अलावा और क्या इनकम हो सकती है, और इनकम हो सकती है मान लो गवर्नमेंट ने असिस्टेंस दे दी, तो गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दिया है तो उस केस में हम वाउचर देखेंगे, करस्पॉन्डेंस करेंगे। ठीक है, करस्पॉन्डेंस देखेंगे। और हो सकता है उस जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कुछ डोनेशन मिली हो, तो डोनेशन, सब्सक्रिप्शन जो भी हैं, तो उस केस में हम देखेंगे वाउचर के तौर पे कि एनुअल अकाउंट जो प्रिपेयर किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा, एनुअल अकाउंट, कैश बुक में ही तो पता चलेगा कि डोनेशन आई है, कितनी अमाउंट की आई है। तो ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। अब ये हो गई इसकी इनकम। अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करता है। तो हम इसमें देखेंगे कि जो है वो फर्नीचर, फिक्सचर, स्टेशनरी, बुक्स, पेन जो भी हैं, तो ये सारी चीज़ों में एक्सपेंडिचर किया जाता है। और हो सकता है कि कंपनी ने कहीं पे मतलब इन्वेस्ट किया हो, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा हो, ये भी एक्सपेंडिचर हो सकता है किसी एंडोमेंट पॉलिसी वगैरह में। और मेंटेनेंस चार्जेस जो भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, ये सारी एक्सपेंडिचर होती हैं। इसके अलावा जो मेन है एक्सपेंडिचर के पार्ट में, जैसे कि फर्नीचर, स्टेशनरी तो हमने बताया, आउटस्टैंडिंग एसेट्स, लाइबिलिटी, ये जो है कॉमन पॉइंट है जो कि हम हर स्पेशल ऑडिट में लिख सकते हैं। हर अपनी कंपनी का जो है अपना अपना आउटस्टैंडिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी होता है, उसे भी अच्छी तरीके से देखना चाहिए ऑडिटर को। और जो भी कंटिजेंसी रिजर्व, यानी कि फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम को मीट करने के लिए कंटिजेंट लाइबिलिटी के लिए एक रिजर्व मेंटेन किया जाता है, तो वो कितने अमाउंट से मतलब कि कितना अमाउंट का मेंटेन किया गया है उसे चेक किया जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि सैलरी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्सपेंडिचर का, जो कि चाहे टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, दोनों को सैलरी दी जाती है। तो उन लोगों को किस हिसाब से सैलरी दी जा रही है, अगर किसी की सैलरी में इंक्रीमेंट आ रही है तो उसमें सैंक्शन किया गया है कि नहीं, यानी कि ऑफिसर द्वारा प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड है कि नहीं। मिनट बुक भी देखा जाएगा कि डिसीजन लिया गया था कि नहीं मीटिंग में इसके रिगार्डिंग। कैपिटल और रिवेन्यू में प्रॉपर डिस्टिंक्शन करना है, ये भी कॉमन पॉइंट है जो कि हम सभी में लिख सकते हैं। हमने 3 कॉमन पॉइंट निकाले थे, इसके अलावा था कैपिटल एंड रिवेन्यू, ये दोनों में डिस्टिंक्शन होना चाहिए, ये ऑडिटर को हमेशा ध्यान रखना है। और मैंने क्या बताया था कि आउटस्टैंडिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी, इसे भी अच्छी तरीके से देखना है। तो ये हो गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो है इनकम, एक्सपेंडिचर और कुछ जनरल बातें। इसके अलावा मान लो पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट, और कंपनी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को वैसे तो टैक्स नहीं पे करना पड़ता, बट जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि टीडीएस डिडक्ट किया गया, रिफंड किया गया है कि नहीं, इसे भी जो है ऑडिटर चेक करेगा। तो ये हो गया आज हमारा कंप्लीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि मैंने शॉर्ट में ऐसे समरी बता दी है। बाकी अगर अब अपनी बुक में जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। चाहे तो आप ये पॉइंट को ऐसे मेजर पॉइंट रख के फिर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, या तो फिर आप अपनी बुक को फॉलो कर सकते हैं, उसके स्टेप वाइज पॉइंट को लिख सकते हैं। जाता है इन चैप्टर डिफरेंट ऑडिट या स्पेशल ऑडिट। बैंकिंग कंपनी को
ऑडिट करते टाइम ऑडिटर को कुछ जनरल बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि ही शुड फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्म दैट हिज अपॉइंटमेंट इज़ इन ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले वो अपनी अपॉइंटमेंट की ऑर्डर को चेक करेगा कि मतलब उसके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग जो रूल्स रेगुलेशन है बैंकिंग में वो मतलब मैच हो रहे हैं कि नहीं, उसी अकॉर्डिंग उसे अपॉइंट किया गया है या नहीं। उसके बाद अब वो प्री प्रोसीजर में मतलब कि ऑडिट प्रोसीजर के पहले का काम करेगा, यानी कि बैंकिंग कंपनी के जो एनुअल अकाउंट बनाए जाते हैं, जैसे कि कंपनी में हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, उसी तरीके से बैंकिंग कंपनी का जो एनुअल अकाउंट होता है वो प्रॉपर फॉर्म में है कि नहीं, वो ये चेक करेगा। फिर वो देखेगा कि कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो एग्ज़ामिन करेगा कि वो सही है या नहीं। और बैंक जो है वो सेपरेट ऑडिट डिपार्टमेंट अपने अंडर में रखता है, मतलब कि जैसे हर HR डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, उसी तरीके से बैंक का एक ऑडिट डिपार्टमेंट होता है। तो जैसे कंपनी में इंटरनल ऑडिट पहले से हो जाती थी, उसके बाद जो है कंपनी ऑडिट करवाता था, तो इंटरनल ऑडिट का भी हेल्पफुल होता था। फ्यू टेस्ट अप्लाई करके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो जाती थी। ठीक उसी तरह तरीके से बैंक में भी जो है मतलब कि ऑडिटर देखेगा कि अगर ऑडिट डिपार्टमेंट ने एग्ज़ामिनेशन की है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, मतलब उस हिसाब से वो एग्ज़ामिन करेगा। और देखेगा कि लास्ट वर्किंग डे में ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि 31 मार्च को जब बैंक का अकाउंट क्लोज़ होता है उस टाइम पे कंपनी को मतलब कि बैंकिंग कंपनी के पास कितनी कैश बैलेंस अवेलेबल है, अगर उसका कैश मतलब उसको फिज़िकली काउंट करेगा कि वेरीफाई करने के लिए, और अगर उसको मतलब कहीं पे डिपॉजिट किया गया है किसी अदर बैंक में या RBI के पास, तो वहाँ से बैंक की सर्टिफिकेट मंगवाएगा, कंफर्म करेगा कि हाँ वो डिपॉजिट प्रॉपर है कि नहीं। फिर वो ये भी देखेगा कि ड्राफ्ट और चेक, यानी कि ड्राफ्ट जब हम जिस तरीके से मैसेज वगैरह कभी करते हैं, ईमेल करते हैं, तो ड्राफ्ट हमारा रखा जाता है, मतलब कि ना हम उसे सेंड करते हैं, अपलोड करते हैं, बट एज अ ड्राफ्ट रखते हैं। ठीक उसी तरीके से जब बैलेंस हम अकाउंट मनी ट्रांसफ़र करते हैं उसमें ड्राफ्ट जो होता है और चेक होता है 6 मंथ में एक्सपायरी हो जाता है, तो उससे ये दोनों को अच्छे से चेक करना है लास्ट वर्किंग डे में ऑडिटर को। तो ये तो जनरल बातें हो गई। अब देखना है हमें कि इनकम क्या है बैंक की इनकम आती है, मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट से। अगर जो हमसे जो डिपॉजिट बैंक एक्सेप्ट करती है, फिर उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है और वहाँ से इंटरेस्ट अर्न करके कुछ पार्ट हमें देती है और कुछ अपने पास रखती है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट करती है वो उसका इनकम का सोर्स है। तो ऑडिटर को ये इसके रिगार्डिंग प्रॉपरली देखना है कि वो वैल्यू हुआ है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं। ही शुड वॉच द इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांस एंड इंश्योर दैट इररिकवरेबल इंटरेस्ट इज एडिक्वेटली प्रोवाइडेड फॉर, यानी कि जो लोन्स एंड एडवांस है उस पर इंटरेस्ट प्रॉपर दिया जा रहा है कि नहीं, मतलब कि मिल रहा है कि नहीं। अगर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो उसके लिए मतलब कि क्यों नहीं मिल रहा है उस पर इंक्वायरी भी करेगा। ही शुड वेरीफाई बिल डिस्काउंटेड एंड ऑल्सो डिस्काउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बिल्स। इट इज़ टू बी असर्टेन दैट द रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एंड अनमेच्योर्ड बिल हैज़ बिन कैरी फॉरवर्ड, यानी कि बैंक जब बिल डिस्काउंट करता है, तो हमने पहले पढ़ा है कि जब कभी भी हम क्रेडिट में परचेस करते हैं तो उस पर बिल ड्रॉ किया जाता है, और वो बिल की जो मैच्योरिटी पीरियड होती है, अगर उससे पहले ही अर्जेंट नीड है वेंडर को मतलब कि पैसे लेने की, तो वो बैंक से डिस्काउंट करा लेता है। तो उस केस में जो बैंक से जब डिस्काउंट कराता है तो बैंक जो है कुछ अमाउंट मतलब डिस्काउंट पे करके मतलब वो अमाउंट पे करती है, तो वो जो डिस्काउंट उसे रिसीव होता है वो उसकी इनकम मानी जाती है। सम टाइम बैंकिंग कंपनी जो है कमीशन भी लेती है कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करके, चाहे वो कस्टमर को प्रोवाइड करे, चाहे मतलब कि किसी गवर्नमेंट को भी कुछ जो इन्वेस्टर होते हैं उन्हें भी सर्विस प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी एडवाइस देती है। और सिक्योरिटी जो हम डिपॉजिट करते हैं बैंक के लॉकर में, तो से जो वैल्यूएबल होते हैं उनकी सेफ कस्टडी, उसके रिगार्डिंग भी कुछ चार्जेस होते हैं जो नॉमिनल चार्जेस पे करने होते हैं। कुछ रेमिटेंस फैसिलिटी जो होती है उसके लिए भी चार्जेस जो है हमें पे करनी पड़ती हैं। तो और भी ये सारी इनकम की सोर्स है बैंक की, तो इसके रिगार्डिंग जो है प्रॉपर वाउचर जो है ऑडिटर चेक करेगा। यहाँ पे एक्सपेंडिचर के बारे में दिया गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमेशा डिस्टिंक्शन बनाए रखना चाहिए, यानी कि जो फर्नीचर, प्लांट मशीनरी ऐसे से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कैपिटल होते हैं, जो रिवेन्यू होते हैं रिकरिंग नेचर के होते हैं और वो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड होते हैं। तो ये दोनों में हमेशा डिफरेंस बनाए रखना चाहिए। ये जो पॉइंट है ना, ये कॉमन पॉइंट है, स्पेशल ऑडिट में हमेशा ये आपको देखने को मिलेगा।
एक ये और एक इंटरनल चेक या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये दोनों ऐसे पॉइंट हैं जो हम हर स्पेशल ऑडिट में यूज़ कर सकते हैं। अब देखेंगे कि एक्सपेंडिचर और बैंक जो है कहाँ करता है। जो भी हमारे जो डिपॉजिट होते हैं करंट अकाउंट, एफडी में, सेविंग में, तो उसका जो बैलेंस होता है लेजर, उसे ऑडिटर चेक करेगा लिस्ट ऑफ शेड्यूल मंगा के। अब मिसलेनियस में देखते हैं, यानी कि इनकम, एक्सपेंडिचर, जनरल के अलावा जो कुछ बचता है वो मिसलेनियस में आता है, अदर में आता है। तो इसमें जो है बैंक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो बैंक देती है, तो ओवरड्राफ्ट, डाउटफुल बैड एंड डेट हुआ, किसी का लोन रिकवरी नहीं हो पाया, तो वो जो एसेट्स एंड लायबिलिटी होती हैं उसे अच्छे से प्रॉपर्ली वाउच करेगा ऑडिटर। वो ये भी देखिएगा कि अगर जो हेड ऑफिस है, अगर बैंक का ऑडिट वो कर रहा है, तो उसके अंडर में जो भी ब्रांच है वहाँ से जो रिटर्न आ रहा है वो हेड ऑफिस में इनकॉर्पोरेट हुए, यानी कि प्रॉपर्ली शो किए गए हैं कि नहीं। इनडायरेक्टली ब्रांच पे भी के ऑडिट को भी ब्रांच के ऑडिटर से मंगवाएगा, उसे भी चेक करेगा। He should go through the detail of secret reserve when he maintain, see that their purpose is genuine। यानी कि अगर देखिएगा बैंक ने सीक्रेट रिजर्व बनाया है तो क्या उसका पर्पस जेन्युइन है, यानी कि ऐसा तो नहीं स्पेकुलेशन के लिए बनाया गया है। सीक्रेट रिजर्व के कुछ कंडीशन होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तो सीक्रेट रिजर्व बनाया है या नहीं, ये चेक करेगा ऑडिटर। ही शुड असर्टेन द एडिक्वेसी ऑफ सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन एंड एडवांस। यानी कि जब लोन एंड एडवांस के जब हमें लोन चाहिए होता है तो हम सिक्योरिटी रखते हैं बैंक के पास, जो सिक्योरिटी हम रखते हैं वो एडिक्वेट होना चाहिए। इस एडिक्वेसी को जो है वो ऑडिटर चेक करेगा कि वो एडिक्वेट है कि नहीं, चाहे वो फुल्ली सिक्योर्ड हो या फिर पार्टली सिक्योर्ड हो। ही शुड इंश्योर दैट 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर पेइंग डिविडेंड इज ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड एज रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट। यानी कि बैंकिंग कंपनी को अपनी डिविडेंड पे करने से पहले अपने प्रॉफिट का पार्ट जो होता है उसका 20% रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। उसके बाद ही वो बचे हुए जो प्रॉफिट 80% उसमें से वो फिर डिविडेंड डिक्लेयर करेगा। ये मतलब कि इसको इंश्योर करना है ऑडिटर को कि ऐसा प्रोविज़न जो है वो फॉलो किया जा रहा है कि नहीं बैंक में। ही शुड सी दैट द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 11 to 10 स्टेटेड अर्लियर ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हैव बीन फॉलोड, कंप्लाइड विथ और नॉट। और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसके जो प्रोविज़न्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, जो कि ये कॉमन पॉइंट है, मतलब कि हर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो एक्ट की होती है वो फॉलो करनी चाहिए।